नमस्कार, आप देख रहे हैं दी इनसाइड स्टोरी। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और आज की खास पेशकश है दादा। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल की स्थिति है। एक बहुत बड़ा जो उलटफेर देखने को मिला है, उसका अगला राउंड, उसकी कहानी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल अब तक पवार वर्सेस पवार की जो लड़ाई नजर आई, उसमें जूनियर पवार सीनियर पवार से बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अजीत पवार संख्या बल के मामले में शरद पवार पर भारी पड़ गए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो शरद पवार राजनीति की दुनिया के धुरंधर माने जाते रहे, आखिर वो कैसे नतमस्तक हो गए जूनियर पवार के सामने। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 5 जुलाई 2023 मुंबई। समंदर किनारे बसी मुंबई नगरिया का एक और उमस भरा दिन, लेकिन राजनीतिक तापमान बेहद कम। एक तरफ चाचा, दूसरी तरफ भतीजे। दोनों तरफ से जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन। भतीजे का जलसा मुंबई के बांद्रा स्थित एमईटी परिसर में, तो चाचा ने जमघट लगाया मुंबई के वाई.बी. चव्हाण सेंटर में। सबसे बड़ी लड़ाई ये साबित करने की कि किसके साथ कितने विधायक। एनसीपी का असली सरदार कौन? जवाब मिला एक, दादा। दादा यानी अजित पवार, शरद पवार के भतीजे अजित पवार, जिन्होंने फिलहाल नंबर गेम की लड़ाई में अपने चाचा से बढ़त बनाई हुई है। और स्कोर है, समीकरण यह है कि अगर एनसीपी के 36 से ज्यादा विधायक अजित पवार के साथ चले जाते हैं तो वो दल बदल के कानून की चपेट में आने से बच जाएंगे। अजित पवार गुट का दावा है कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ये हमने किसी से नहीं, हमी से वादा किया है। हम हारेंगे नहीं, लड़ेंगे। जरूरी संख्या से ज्यादा विधायक जुटाने का दावा अपनी जगह है, लेकिन 36 के आंकड़े पर अभी सस्पेंस है। लेकिन दोनों तरफ से हुए इस शक्ति प्रदर्शन से अभी तो ये पता चल गया है कि संख्या बल के लिहाज से चाचा शरद पवार को भतीजे अजित पवार ने पिछाड़ दिया है। इससे अजित पवार में ऐसा कॉन्फिडेंस जगा कि उन्होंने इशारों में शरद पवार को रिटायर होने की नसीहत तक दे डाली। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। बापाचा नाद नाही करायचा, बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ। एक सांगते, महिला आहे मी, छोटस बोलला ना तर टचकन डोळ्यात पाणी येतं। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एनसीपी ला काय म्हणायचे? नॅचरली करप्ट पार्टी, नॅचरली करप्ट पार्टी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नेचुरली करप्ट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा। बरसों से चाचा शरद पवार से राजनीति के दांव पेच सीखने वाले अजित पवार ने मौका पाते ही चाचा की पार्टी हाईजैक कर ली। अजित पवार नंबर गेम के चैंपियन बन गए। हालांकि शरद पवार ने अपने खेमे के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की भरसक कोशिश की। वाई.बी. चव्हाण सेंटर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से एफिडेविट भरवाया गया। एफिडेविट के जरिए शरद पवार के साथ रहने की शपथ ली गई। बैठक स्थल में ही एफिडेविट पर साइन करवाकर जमा करवाए गए। ऐसा लग रहा है कि शरद पवार के इर्द गिर्द महज गिने चुने चेहरे ही रह गए। एनसीपी के भीतर के ज्यादातर प्रभावशाली नेताओं ने अजित पवार को अपना लीडर मान लिया है।
उनमें वो प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी शामिल हैं, जो कि शरद पवार के बेहद खासम खास माने जाते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला रहा अजीत पवार का शरद पवार पर हमला। अजीत पवार ने शरद पवार पर सार्वजनिक तौर पर इतना बड़ा अटैक इससे पहले शायद ही कभी किया हो। लेकिन जब चाचा के मुकाबले शक्ति परीक्षण की नौबत आई तो अजीत पवार फुल फॉर्म में दिखे। ऐसे ऐसे दावे किए कि सबको चौंका दिया। कधी महाराष्ट्राला खोटं बोलणार नाही, खोटं बोललो तर पवारांची औलाद सांगणार नाही। तर 17ला पुन्हा प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे, अजित पवार तिथं आमदार, बाकीचे सगळे, त्यावेळेस वर्षा बंगल्यावर चर्चा झाली। वरिष्ठांनी सांगितलं माझ्याकडनं मी, जयंत पाटील म्हणजे राष्ट्रवादीकडनं, सुनील तटकरे आणि अजून एक कोणतरी होतं, चौथं मला आता आठवत नाही, का भुजबळ साहेब होते, त्याच्यामध्ये समोरनं सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस म्हणले शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप असं सरकार राहील। आपल्या वरिष्ठांना ते मंजूर नव्हतं। ते म्हणले शिवसेना चालत नाही आम्हाला, शिवसेना जातीवादी है। अजित पवार ने शरद पवार पर सिर्फ जुबानी हमले ही नहीं किए। अजित पवार गुट ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से शरद पवार को हटा दिया। शरद पवार की जगह अजित पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। अजित पवार गुट का दावा है कि शरद पवार को हटाने का फैसला 30 जून को प्रफुल्ल पटेल की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया था। चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में अजित पवार गुट ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया है। अपने गुट की बैठक में सबसे बड़ा नेता घोषित होने के बाद अजित पवार के तेवर ही कुछ और थे। उन्होंने शरद पवार पर एक के बाद एक हमलों की धार तेज कर दी। इस शक्ति प्रदर्शन में फिलहाल संख्या बल के दम पर अजित पवार अपने चाचा शरद पवार को मात देते दिखे। एनसीपी पर कब्जे की इस जंग से महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास एक बार फिर से दोहराया गया है। अपनी पार्टी में हुई बगावत को भले ही शरद पवार डकैती ठहरा चुके हैं, आज उनकी पार्टी को तोड़कर उनके भतीजे अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं। लेकिन एक समय वो भी था जब शरद पवार कांग्रेस को तोड़कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। वो साल था 1978। वो साल जब शरद पवार महज 38 साल की सबसे कम उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का जो रास्ता तब शरद पवार ने अपनाया था, 45 साल बाद लगभग वही रास्ता उनके भतीजे अजित पवार ने अपनाया है। तब अपने राजनीतिक गुरु यशवंतराव चव्हाण को दगा देकर शरद पवार ने कांग्रेसियों के विधायकों को तोड़कर जनता पार्टी की मदद से सरकार बना ली थी। साल 1999 में जब शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी से बगावत की थी, सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने एनसीपी पार्टी का गठन किया था। वक्त का चक्का फिर घूमा है। अब शरद पवार की पार्टी को ही तोड़कर उनके भतीजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। 5-5 वेळेला उपमुख्यमंत्री झालो, माझं तर रेकॉर्ड झालं, पण तिथंच गाडी थांबते, पुढे काही जाईना। मला मनापासून वाटतं की मी राज्याचा प्रमुख व्हावं। माझ्या मनामध्ये काही गोष्टी आहेत, त्या राबवायचं म्हटलं तर प्रमुख पद लागतं। अजित पवार ने हुंकार तो भर ली, लेकिन अब उनका पूरा जोर इस पर है कि उनके साथ आए विधायकों में किसी तरह की टूट ना हो। अजीत पवार के खेमे की जिस जगह पर बैठक चल रही थी, वहां पर एक बस बुलाई गई है, जिसमें अजीत पवार के साथ एक एक करके विधायकों को इस बस में बिठाला जा रहा है। और मुख्य तौर पर जो जानकारी मिल रही है, यहां से वे सीधे अजीत पवार के घर देवगिरी बंगले पर भोजन के लिए विधायकों को ले जाया जा रहा है। ये जो है फिलहाल जानकारी दी जा रही है। हालांकि अधिकृत तौर पर इस बारे में कोई कुछ जानकारी नहीं दे रहा है। हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि एनसीपी के संकट की पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में एक संकट और अंगड़ाई ले रहा है। शिंदे गुट के भीतर असंतोष के अंगारे कैसे सुलग रहे हैं, ये बताएंगे आगे। बगावत की आग एनसीपी में लगी है, लेकिन उसकी तपिश शिवसेना का जो शिंदे गुट है वहां भी महसूस की जा रही है। सवाल ये कि अजीत पवार की एंट्री से जो मुख्यमंत्री शिंदे वाला गुट है शिवसेना का, वो क्यों घबराया हुआ है, वहां पर असंतोष क्यों है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि ये जो पूरा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है, क्या यहीं पर ये रुक जाएगा या महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।
21 जून 2022 महाराष्ट्र की सियासत में अचानक बड़ा भूकंप आया। उद्धव सरकार के दिग्गज मंत्री और शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे अचानक नॉट रीचेबल हो गए। इससे पहले कि उद्धव ठाकरे एक्टिव होते, एकनाथ शिंदे सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंच गए। एक एक कर शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में गुवाहाटी पहुंचते रहे। आखिरकार सियासी संग्राम के बाद 29 जून को उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और अगले ही दिन यानी 30 जून को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की तब एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने उद्धव ठाकरे पर एनसीपी के हाथों खेलने का आरोप लगाया था। तब एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे की सरकार में एनसीपी ही हावी है, सरकार एनसीपी ही चला रही है। तब शिंदे गुट ने ये कहा था कि वो एनसीपी के साथ सरकार नहीं चला सकते, वो किसी सूरत में एनसीपी के साथ नहीं जाना चाहते। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की ये महाराष्ट्र की सियासत की ताजा तस्वीर है। एक साल पहले जिस एनसीपी का विरोध कर एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों ने उद्धव का साथ छोड़ा था, आज उसी एनसीपी के चेहरे रहे अजीत पवार शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम है। अब सवाल यह है, क्या एनसीपी को लेकर शिंदे गुट का स्टैंड बदल गया है? क्या एनसीपी के साथ शिंदे गुट सत्ता की हिस्सेदारी को तैयार है, या एनसीपी के साथ आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बगावत का नया चैप्टर लिखे जाने की तैयारी शुरू हो गई है? नहीं, देखो, राष्ट्रवादी के हमने पहले से खिलाफ थे और आज भी वो शरद पवार साहब के हम खिलाफ में हैं। वजह ये है कि उन्होंने पार्टी को खत्म करना चाहता था। उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने ये भी बोला था कि जो बाला साहब के हयात में मुझे जो कर नहीं सका, मैं वो आप करके दिखाऊंगा। जो सही था वो सही था। अभी साथ में आया है मेहमान, तो उनको लेके चलना है और वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तय किया है, तो हम लोग को भी तय करना पड़ेगा और हम लोग उनको सब साथ लेके चलेंगे। महाराष्ट्र में अजीत पवार के पाला बदल से सबसे ज्यादा खलबली शिंदे गुट में है। इस खलबली की वजह सत्ता में बंटवारे की मजबूरी है। दरअसल महाराष्ट्र में संवैधानिक तौर पर 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी एकनाथ शिंदे गुट के 10 मंत्री हैं, बीजेपी के 10 मंत्री हैं, अजित पवार गुट के 9 मंत्री हैं, यानी कैबिनेट में अब 14 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। सत्ता के लिए उद्धव का साथ छोड़ने वाले शिंदे गुट के विधायकों को उम्मीद थी कि उन्हें कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद मिलेगा, लेकिन साथ आए एनसीपी के 9 विधायकों को तत्काल मंत्री पद मिल गया, जबकि शिंदे समर्थक विधायक 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अजित पवार की एंट्री के बाद अब बाकी बचे मंत्री पद का बंटवारा भी तय है। ये बात शिंदे गुट के विधायकों को नाराज कर रही है कि अगर हमारा एक भी मंत्री नहीं आएगा तो भी चलेगा, हमारे नेता मुख्यमंत्री बन गए, वो हमें न्याय देंगे और सचमुच में ना कि सिर्फ हमें, वो पूरी महाराष्ट्र की जनता को न्याय दे रहे हैं और इसके बारे में हमें बहुत खुशी है। अपने खेमे में असंतोष का सुर सुनते ही सीएम एकनाथ शिंदे एक्टिव हो गए हैं। शिंदे मंगलवार को अचानक ही नागपुर से मुंबई पहुंचे। मुंबई में शिंदे गुट वाली शिवसेना कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में शिंदे गुट के विधायकों ने मौजूदा हालात को लेकर नाराजगी भी जताई। देखिए, कुछ आमदारों में, वो भले बीजेपी के रहो या सेना के रहो, नाराजगी जरूर रहती है। उनको लगता है कि भाई अब ये जो आए तो सत्ते में हिस्सेदारी उनको मिली है, तो कहीं न कहीं अपने को थोड़ा सा साइड ट्रैक किया गया, ये वो भी मानते। लेकिन सीएम ने और डीसीएम ने बोला है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, आपको सबको न्याय दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि एक रास्ता बंद होने से दूसरा रास्ता खुलता नहीं, सभी रास्ते खुले हैं। इसलिए नाराजगी में ये बात सही है कि कुछ लोगों को जो अभी 9 कैबिनेट उनको दिए गए, तो जायज है कि वो 9 कैबिनेट में के कुछ कैबिनेट तो सेना बीजेपी पे जाएंगे ना, तो वो कम तो जरूर हुए। और उसका थोड़ा सा नाराजगी उसी वजह से है कि भाई अपने को जो और अपने पार्टी में जो मिलने वाला था, जो भले बीजेपी में हो या सेना में हो, अब वो कम हो गए। इसकी नाराजगी जरूर है, लेकिन वो नाराजगी मिटाने का काम सीएम डीसीएम करेंगे, ये वो मैं बार बार कह रहा हूं। शिंदे गुट के लिए परेशानी सिर्फ सत्ता के बंटवारे को लेकर ही नहीं है, सरकार में झगड़ा विभागों के बंटवारे को लेकर भी है।
दरअसल चर्चा है कि सरकार में शामिल होने के साथ ही अजित पवार गुट ने अहम मंत्रालयों पर दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार गुट ने वित्त मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय की मांग की है। अगर ये अहम मंत्रालय अजित पवार गुट को मिलते हैं तो फिर शिंदे गुट वहीं खड़ा नजर आएगा जहां 1 साल पहले खड़ा था। उद्धव से बगावत के वक्त शिंदे गुट ने आरोप ये भी लगाया था कि अहम मंत्रालय एनसीपी के पास है। इसे लेकर भी शिंदे गुट में अब असंतोष है। क्यों नहीं मिलेगा? उनको जरूर मिलेगा। अभी तो एक्सपेंशन होना है। ये तो एक्सपेंशन रुका हुआ था क्योंकि एनसीपी के लोग अंदर आना चाहते थे, तो उनके लिए शायद रुका होगा। अभी जो हमारे लोग अंदर आने वाले उनके लिए एक्सपेंशन हो जाएगा। शिंदे गुट के विधायकों की परेशानी की दूसरी वजह सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस भी है। दरअसल अब भी शिंदे गुट के 16 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। 2022 में जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई थी, तब उद्धव गुट शिंदे के साथ गया। 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंपी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने अब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है। उद्धव गुट अब विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने के लिए समय सीमा तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 11 मई को अपने फैसले में विधायकों की अयोग्यता का फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे की सरकार तो बच गई, लेकिन 16 विधायकों की किस्मत पर तलवार लटक गई। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि उसने 15 मई, 23 मई और 2 जून 2023 को विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन भेजा था। विधानसभा अध्यक्ष इस मामले को जानबूझकर लटका रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष तटस्थ होकर काम नहीं कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उद्धव गुट की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष को जल्द फैसला लेने के लिए कहता है तो ये तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति फिर नई करवट ले सकती है। उद्धव गुट को इसकी उम्मीद है, इसलिए उद्धव गुट दावा कर रहा है कि एकनाथ शिंदे बतौर सीएम चंद दिन के मेहमान हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। इसका मतलब मुख्यमंत्री डाउटफुल है। 100% 100% महाराष्ट्र को नया सीएम मिलने जा रहा है। इस राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। एकनाथ शिंदे अब कुछ दिनों के मेहमान हैं। दरअसल ये चर्चा है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते हैं तो शिंदे की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। अभी महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 40 विधायक हैं, बीजेपी के 105 विधायक हैं। सरकार को कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। 288 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है। 16 विधायकों के अयोग्य होने पर सरकार अस्थिर हो सकती है, इसलिए एनसीपी में तोड़फोड़ हुई। इसलिए उद्धव गुट का दावा है कि सूबे में अजित पवार सीएम बनेंगे, जबकि बीजेपी कह रही है कि 2024 तक तो सीएम शिंदे ही रहेंगे। जिस तरह से अजित पवार को लाया गया है, कोई जरूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजित पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया। उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। संजय राउत पागल हो गए है। वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे, चुनाव तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। इन सभी अटकलों पर चर्चा के लिए शिंदे अपने गुट के विधायकों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। मंत्री पद की उम्मीद लगाए एकनाथ गुट के विधायक नाराज हैं। शिंदे के सामने अब चुनौती गठबंधन में शामिल अजित पवार के साथ समन्वय की है, तो दूसरी तरफ अपने समर्थक विधायकों को जोड़े रखने की भी चुनौती है। एनसीपी में जो चल रहा है, यूं तो वो जमाने के सामने है, लेकिन एक रहस्य ऐसा है जो हर किसी को बेचैन कर रहा है। दरअसल अजीत पवार वाला जो गुट है, वो अभी भी शरद पवार की तस्वीरें इस्तेमाल कर रहा है। कई जगह मंच पर शरद पवार की तस्वीरें नजर आईं। सवाल ये, आखिर ये माजरा क्या है? कहीं ये कोई और गेम तो नहीं अंदर खाने, कहीं कोई सियासी खिचड़ी तो नहीं पक रही? जिन शरद पवार से सियासी का कहरा पढ़कर राजनीति के सत्ता शास्त्र में पीएचडी धारी हुए हैं अजित पवार, जिन साहब से दीक्षित होकर अजित राष्ट्रवादी कांग्रेस के दादा बन गए, जो दशकों से मराठा सियासत का सिरमौर हैं, उनसे शक्ति परीक्षण के लिए अजित पवार ने ये मंच सजाया था। अजित दादा संघर्ष करो, अजित दादा आगे बढ़ो, महाराष्ट्राचा एकच वादा, अरे महाराष्ट्राचा एकच वादा,
राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा। कतारों में कुर्सियां लगी थी। सामने मंच पर सिंहासन के पीछे एक लंबा चौड़ा बैनर टंगा था, जिसमें ऊपर मराठा गौरव के पर्याय रहे महापुरुषों की तस्वीरें थी। नीचे विद्रोही दादा और उनके करीबी चमक रहे थे। लेकिन उस बैनर पर जो सबसे बड़ी तस्वीर थी वो शरद पवार की थी, जिनसे बगावत कर अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस की घड़ी की सुई को अपने हिसाब से सेट करने में जुटे हैं। चाचा और भतीजे की लड़ाई में अजित पवार के पास कितने विधायकों की संख्या है, इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। मंच पर जो तस्वीर लगी है वो दिलचस्प है। दरअसल शरद पवार की तरफ से ये कहा गया कि जिन लोगों ने पार्टी लाइन तोड़कर पार्टी के खिलाफ फैसला लिया है वो मेरी तस्वीर बिना इजाजत के नहीं लगाए। और आपको जो सामने तस्वीर नजर आ रही होगी उसमें प्रमुखता से शरद पवार नजर आ रहे होंगे, यानी उनकी तस्वीर लगाई गई है। और इसके अलावा जो 4 बड़े चेहरे हैं जिन्होंने विद्रोह किया है, चाचा से लड़ाई के बाद अजित पवार के साथ जिन 3 और नेताओं ने साथ दिया, उनमें आपको छगन भुजबल नजर आ रहे होंगे, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे नजर आ रहे होंगे। बाहर दादा के समर्थकों की फौज खड़ी थी। दादा दादा चिल्ला रहे उनके दीवानों के हाथ में जो तख्तियां थी, पोस्टर थे, उसमें भी अजित के साथ साथ शरद पवार चमक रहे थे। हम दक्षिण मुंबई में हैं, मंत्रालय के ठीक सामने हैं और यहाँ देखिए दोनों ही गुटों की तरफ से अलग अलग बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, छोटे छोटे बैनर पोस्टर पूरे मुंबई शहर में लगाए गए हैं। सड़कों के किनारे, हाईवे किनारे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर इस प्रकार के बैनर नजर आ रहे हैं। अजीत पवार गुट का ये बैनर है, देखिए, जिसपे शरद पवार की तस्वीर ऊपर लगाई गई है और जिन मंत्रियों ने अजीत पवार के साथ शपथ ली उनकी तस्वीर है, जिस पर लिखा है कि महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट मंत्री पद के शपथ लेने के लिए मनपूर्वक अभिनंदन। ये अजीत पवार के समर्थकों द्वारा लगाए गए बैनर पोस्टर हैं। वहीं ठीक पास में ही बहुत सारे बैनर पोस्टर ऐसे हैं जो कि शरद पवार गुट के बैनर पोस्टर हैं और उसमें लिखा गया है आम्ही सदैव साहिबान सोबत, मतलब हम हमेशा साहब के साथ हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से बैनर और पोस्टर की राजनीति हो रही है और बैनर और पोस्टर की लड़ाई अलग ही चल रही है और किस प्रकार के बैनर पोस्टर लगे हैं। इस बैनर पोस्टर को देखिए, शरद पवार की एक तस्वीर है और नीचे लिखा है गरी एकटा निघाला 83 वर्षाचा योद्धा, यानी इसका मतलब होता है कि एक योद्धा अकेला ही लड़ने निकल चुका है 83 साल की उम्र में। देखिए ये बड़ी तस्वीर है, गरी एकटा निघाला, यानी योद्धा अकेले चुका है। सिर्फ तस्वीरों में ही नहीं थे शरद, अजित पवार के लेफ्टिनेंट के शब्दों में भी साहेब थे, जिसके साथ मिलकर शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई थी। वो छगन भुजबल अब अजित पवार के साथ खड़े हैं, लेकिन नेता अब भी साहेब को ही कह रहे हैं। अभी कल मुझे बुलाएंगे, आजा, मैं भी जाऊंगा। हम तो समझ वापस नहीं, मतलब दर्शन के लिए जाएंगे ना हम। क्यों सर, आपके साथ कितने विधायक? भूमिका से हम दूर नहीं होंगे और हमारे गुरु है, हमारे नेता है, क्या उनके बारे में हमारे दिल में प्यार है। सीनियर पवार के अंदाज में ही जूनियर पवार उनसे पावर फाइट कर रहे हैं, शरद की तस्वीर लगाकर उनसे ही लड़ रहे हैं। इससे सवाल उठ रहा है, क्या इस लड़ाई में दादा को साहेब का आशीर्वाद प्राप्त है? क्या चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई महज सियासी ड्रामा है? क्या शरद पवार की मर्जी से अजित बीजेपी के साथ आए? राजनीतिक हलकों में ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिन प्रफुल्ल पटेल को 50 रोज पहले शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी देकर अपने उत्तराधिकारी जैसा घोषित किया था, जो छगन भुजबल पिछले 32 वर्षों से पवार की छत्रछाया में सियासत कर रहे हैं, वो क्यों और कैसे अचानक अजित पवार के पीछे पूरी ताकत से खड़े हो गए? ही 3 माणसं जरा मला संशयास्पद वाटतात आणि संशयास्पद म्हणजे की अजित पवारांबरोबर जाऊन मंत्रिपद स्वीकारतील आणि असं काहीतरी वेगळं काही गोष्टी करतील। मला असं वाटतं परवा दिवशी मी जर चुकत नसेल तर अजित पवारांनी एक स्टेटमेंट केलं होतं की सगळ्या होर्डिंग्सवरती पवार साहेबांचे फोटो लावा। अच्छा, हे सगळं अनाकलनीय है। विद्रोह के बवंडर में जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस की घड़ी खराब हुई है, पवार परिवार का वक्त बदला है, तब से राज ठाकरे सरीखे नेता यही दावा कर रहे हैं। सवाल उठाने वाले इसलिए भी अपने दावों पर अड़े हैं क्योंकि अजित आज भी अपने चाचा को ही नेता कह रहे हैं। चाचा के लिए भतीजे के दिल में वही जगह है, पोस्टर में भी वही जगह है, बहन के लिए भी बागी भाई के लिए उतना ही प्यार है। सुप्रिया सुले दादा के लिए सॉफ्ट है। हमारे जो पर्सनल रिश्ते हैं वो एक जगह है और प्रोफेशनल, और अगर हम अच्छे प्रोफेशनल्स हो तो हम कभी मिक्स नहीं करेंगे।
हमारा जो इमोशनल रिश्ता है वो उसकी जगह और जिम्मेदारी उसकी जगह, दोनों मायने रखते हैं और दोनों अपनी जगह सही है। नाराजगी और विचार, एक सोच में और नाराजगी में बहुत अंतर होता है। एनसीपी में नाराजगी कभी नहीं। विद्रोह और विवाद के बावजूद परिवार का प्यार एक तरफ है, दूसरी तरफ जिस बीजेपी से जाकर अजित पवार सटे हैं उससे भी शरद का प्यार बहुत पुराना है। माझ्याकडे आहे, यामध्ये मला ती मी दाखवायची म्हटलं तर दाखवू शकतो का मला लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी विलन केलं जातं कळत नाही। 2019 में जब पहली दफा घड़ी वाली पार्टी के विलेन बने थे अजित पवार, उसको लेकर खुद शरद ने 4 साल बाद चौंकाने वाला दावा किया था। बताया था कि सब उनकी मर्जी थी। जान लीजिए कब कब बीजेपी को लेकर शरद सॉफ्ट हुए। 2013 में शरद पवार ने नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की तारीफ की थी। 2014 में जब बीजेपी और शिवसेना में तकरार बढ़ी तो शरद पवार ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को बाहर से समर्थन देने की पेशकश कर चौंका दिया था। 2021 में शरद पवार ने मोदी सरकार, खासकर पीएम मोदी की तारीफ की। 2023 में अदानी के मसले पर भी शरद पवार पीएम मोदी के स्टैंड के साथ दिखे। हालांकि ये एक तरफा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी संसद से सड़क तक कई दफा सार्वजनिक तौर पर शरद पवार की प्रशंसा कर चुके हैं। वरिष्ठ सदस्य और जिनको मैं हमेशा एक आदरणीय नेता मानता हूं, श्रीमान शरद पवार जी। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी। एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया और आज वो वहां है। 9 बरस पहले महाराष्ट्र में भगवा सरकार को बचाने में अहम योगदान देने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस का बड़ा धड़ा फिर से फडणवीस सरकार के साथ खड़ा है। करीब 2/3 विधायकों के साथ अजित पवार डिप्टी बन चुके हैं। तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये मराठा राजनीति के पुरोधा की मर्जी के बगैर संभव है? अजित दादा संघर्ष करो। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो कोई मामूली राजनीतिक घटना है नहीं। सिर्फ एक भतीजे ने चाचा को मात देने का काम किया हो ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। शरद पवार भारतीय राजनीति की बात की जाए उसके दिग्गज माने जाते हैं और शह और मात के खेल के भी एक्सपर्ट हैं। ऐसे में शरद पवार के हाथ से ये बाजी कैसे निकल गई, बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है, क्या इन सब के पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है? आने वाले दिनों में कोई नई राजनीति देखने को मिल सकती है। 27 जून 2023, भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच थे। मौका था मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम। यहां पीएम मोदी ने एक एक कर सभी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने एनसीपी पर क्या कहा, पहले उसे सुनिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। पीएम मोदी ने साफ साफ एनसीपी को दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरह भ्रष्ट बताया। मी अजित आनंदराव पवार। पीएम के भाषण के करीब 100 घंटे बाद की तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ मांडले जाईल। एनसीपी के नेता अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बने। सरकार में बीजेपी भी शामिल है। तो सवाल यह है, क्या एनसीपी को लेकर बीजेपी की सोच बदल गई? क्या अजित पवार का सरकार में शामिल होना बीजेपी के बड़े गेम प्लान का हिस्सा है? क्या एनसीपी में टूट बीजेपी के मिशन 2024 के गेम प्लान का हिस्सा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे की सरकार के पास बहुमत था। ऐसे में उसे फिलहाल अजित पवार की जरूरत नहीं थी। हमारा बहुमत था, सब था, हमें आज किसी की जरूरत भी नहीं थी।
आज हमारे ही लोगों को क्या देना है, क्या करना है, कैसे कौन सी जगह पे बिठाना है, इसमें ये असमंजस जो भावना है वो हमारे में है। लेकिन तो भी हमने ये बड़े दिल से ये एक्सेप्ट किया है कि वो आने से अगर कुछ मजबूती सरकार को आती है तो लेना चाहिए। यानी अजित पवार का बीजेपी में आना सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, ये बीजेपी के मिशन 2024 का हिस्सा है, क्योंकि अजित पवार ने 2019 में भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की थी। तब शपथ ग्रहण के चंद घंटों बाद बगावत की आग थम गई थी, लेकिन आज तस्वीर अलग है। 2019 में हुई बगावत के पीछे मकसद सरकार बनाना था, लेकिन इस बार हुई बगावत जो है वो केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव में केवल 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। इसलिए इस बगावत को बीजेपी की मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। लोकसभा सीटों के मामले में यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, एनसीपी को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर बदल चुकी है। 2019 में ही सरकार बनाने के मुद्दे पर उद्धव बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे। हालांकि शिंदे उद्धव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। देश के ऊपर के राजनीति के लिए ये सब करना पड़ा है और देश में वापस जो मोदी साहब को लाना है तो ये सब कारण करना पड़ेगा और ये कर दिया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि शिंदे के साथ आने से वो शिवसेना के कोर वोटर तोड़ेगी, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान महाराष्ट्र में हुए तकरीबन सभी उपचुनाव में बीजेपी शिंदे गुट की हार हुई है। विधान परिषद के 2 चुनाव में बीजेपी की हार हुई। कस्बा पेट, पुणे, कोल्हापुर जैसे विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी बीजेपी को उम्मीद के हिसाब से वोट नहीं मिले। ऐसे में बीजेपी को लग रहा था कि अकेले शिंदे के बूते महाराष्ट्र में पिछला प्रदर्शन दोहराना संभव नहीं, इसलिए बीजेपी ने अब अजित पवार को अपने साथ जोड़ा है। मजबूती से सरकार चलाएंगे और अच्छा काम करेंगे। लोगों की जो उम्मीद है, लोगों की उम्मीद पे हम खरे उतरेंगे, यही हमारा काम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को 28% वोट मिला था, शिवसेना को 23%, एनसीपी को 16%, कांग्रेस को 17% और अन्य को 16% वोट मिले थे। बीजेपी को ये डर था कि अगर उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर एक साथ चुनाव लड़े तो वो अपना पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी। ऐसी सूरत में बीजेपी के लिए जरूरी था कि शिवसेना के बाद एनसीपी में भी टूट हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंप बन गया है कि हर इमोरल एक्टिविटी सत्ता में रहने के लिए उसके लिए ये लोग काम कर सकते हैं, और ये और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया कि बीजेपी अपने बलबूते पे महाराष्ट्र में कोई भी चुनाव लड़ने लायक नहीं बची है। चंद दिन पहले हुए एक सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया था कि शिंदे के अलग होने से शिवसेना के वोट में करीब 6% की गिरावट आई है। अब अजित के अलग होने से एनसीपी के कोर वोट बैंक में भी गिरावट तय है। यानी अजित पवार को तोड़कर बीजेपी ने महाराष्ट्र में मिशन 2024 में विपक्ष को कमजोर कर दिया है। अभी जो सूरत हाल है उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बिग पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी होगा, हर डेवलपमेंट पे हमारी लगातार नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।